हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, छोटा क्वेश्चन आता है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्टली प्रतिरोध। प्रतिरोध में पढ़ेंगे बच्चों ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे भाई? बोलो, ओम का नियम। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पूरा धारा पढ़ा था, है ना भाई? धारा पढ़ा था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरा का पूरा प्रतिरोध। तो सबसे पहले जब भी प्रतिरोध की बात आती है तो उसकी उत्पत्ति और उसके जनक है ना, उसको तो याद करना ही पड़ेगा भाई। कैसे प्रतिरोध आया, कौन लाया, कैसे उसको परिभाषित किया। ठीक है, तो उसमें हमारा सबसे फर्स्ट आता है ओम का नियम। जॉर्ज साइमन ओम, मिस्टर जॉर्ज साइमन ओम। तो क्या होता है बच्चों? होता यह है कि आप जिसकी पानी है पाइप है। अब पाइप में आप क्या कर रहे हो? पानी भेज रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। बात को समझना, पाइप में एक जगह से दूसरी जगह पानी भेज रहे हो। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जिस फ्लो से उस पानी को जाना चाहिए, ठीक है, या यहां हम लोग जितना प्रेशर देते हैं, यहां हम लोग क्या करते हैं, जितना प्रेशर देते हैं पानी को, या बल लगाते हैं या प्रेशर देते हैं या वर्क करते हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो जितना हम बल लगाते हैं, जितना प्रेशर देते हैं, जितना वर्क करते हैं, उतना ही आउटपुट जो है आपको मिलता है क्या? नहीं मिलता है। रीजन क्या है? कुछ ना कुछ जो है पानी के फ्लो को कम करने का कार्य करता है। ये जो आपका पाइप जो दिख रहा है वो हो सकता है इसकी खुरदुरी सतह, ऐसा हो सकता है इसकी विकृति, कहीं पे मुड़ा हुआ हो पानी पाइप। समझ में आ रहा है? यही चीज होता है हमारा किसके साथ? आवेश के प्रवाह अर्थात वैद्युत धारा के साथ। क्या होता है देखिए, जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक तार में से प्रवाहित किया जाता है तो उस विद्युत धारा का मान जो है वो मोस्टली दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है बच्चों भौतिक अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं ताप। किस पर निर्भर करता है? ताप। और दूसरा होता है उस चालक तार की विकृति। ठीक है, प्रकृति या विकृति बोलो, उस पर डिपेंड करता है। सपोज करते हैं ये बैटरी है B, और यहां मेरा एक जो है वैद्युत क्षेत्र लगा दिया गया। मतलब धारा कहां बह जाएगी बच्चों? हमारा प्लस से माइनस की ओर बहेगा, मतलब ऐसा बहेगा। ये देखिए, प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगी। ठीक है, और इसको सपोज करते हैं हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, और कौन सा वेग से बह रही है? VD वेग से बह रही है। व्हाट? VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हमने कल अच्छे से अध्ययन किया है, याद रखिए। और इस क्लास को पढ़ने से पहले अगर पढ़ना चाहते हो तो पहले जाकर के प्रीवियस वीडियो देखिए और प्रीवियस क्लास देखिए, तब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं ना समझ में आएगा। और यहां से क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स, उससे ज्यादा मार्क्स का नहीं आता। तो ध्यान से देखिए क्या होता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, एकदम करेंगे हम लोग भी। तो ओम जी का कहना था, क्या कहना था कि किसी भी चालक में लगाया गया विभवांतर विभव उसके वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है यदि उसमें ताप में कोई परिवर्तन ना हो। नियम है उसका, सीमा है, ताप में कोई परिवर्तन ना हो और चालक तार में कोई विकृति ना हो, तब V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों? I। देन इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट नजर आता है, और दैट कांस्टेंट R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? प्रतिरोध। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो R का वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो V डिवाइडेड बाय हो जाएगा I। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम। क्या होता है बोलो? ओम। एंड सिंबल इज दिस। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रतिरोध। तो बस दो चीज याद रखिएगा लिमिट को, कि उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा कि उसका जो है चालक में कोई भी प्रकार की विकृति ना हो। और ये प्रोपोर्शनल मतलब समझते हो? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इसको बढ़ाने पर इसके भी मान में वृद्धि होना। जैसे कि सपोज करो, तो इसका आपको एक क्या बनाना पड़ेगा? अगर आता है, मान लो सपोज आता है, तो उसमें ग्राफ बनाना पड़ता है बच्चों। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में किसको रखते हैं? वाई एक्सिस में उसको रखते हैं जो
x पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज हो जाता है यार, ये देखो I को जनरली यहां रख दिया जाता है और V को जनरली यहां रख दिया जाता है, ठीक है। चलिए उसको छोड़ दे, कोई बात नहीं। तो क्या होता है बच्चों, यदि सपोज वोल्ट हमेशा ज्यादा होता है, मान लो मैं 5 वोल्ट लगाता हूं, कितना 5 वोल्ट, तो मुझे सपोज करो धारा का मान मिलता है 1, सपोज करते हैं ना, इतना नहीं होता है, 250 वोल्ट पर 5 एम्पियर होता है, मतलब 25 वोल्ट पर 1 एम्पियर, ठीक है। फिर भी हम ऐसा कर देते हैं, सपोज करते हैं 1 एम्पियर मिल रहा है, 5 वोल्ट लगाने पर विभवांतर कितना मिल रहा है, 1 एम्पियर मिल रहा है। तो ये देखिए सपोज करता हूं ये 5 है, ये 10 है, ठीक है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है, 25 है, ठीक है ना, ये 25 है। और सपोज करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये एम्पियर में, धारा एम्पियर में, और ये विभव जो है विभवांतर है, दैट इज इन अ वोल्ट। अब क्या हो रहा है, 5 वोल्ट लगाने पर हमको मिल रहा है 1 एम्पियर की धारा, मतलब इसको ले जाइए, यहां मिल जाएगा। 10 पे लगाने पर कितना मिल रहा है, 2 एम्पियर की धारा मिल रही है। 15 पे 3, 20 पे 4 और 25 पे 5 मिल रहा है बच्चों। तो हमेशा जो ये ग्राफ प्राप्त मिलता है, जो हमको मिलता है, दैट इज अ स्ट्रेट एंड स्लोप, स्ट्रेट स्लोप मिलता है। इस प्रकार आपको जो है क्या मिलती है, ओमी प्रतिरोध, मतलब ओम के नियम को जो फॉलो करता है जो चालक, उसका जो है, उसके लिए अगर हम विभवांतर और चालक के मध्य ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा हमको प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? और ऐसा प्राप्त होता है तभी वो क्या है, ओम के नियम को पालन कर रहा है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से। तो ऐसा आपको ग्राफ बना करके दिखाना है, 5 एम्पियर वगैरह लिखना अनिवार्य नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कल मैं पढ़ाया हूं आपको, नहीं तो प्लीज जाकर के प्रीवियस देख लो यार। अगर मैं फिर से उसको पूरा लिखूंगा ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आया, कहां से आया, अनुगमन का वेग का व्यंजक, तो आप परेशान हो जाओगे। उससे अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब हम जानते हैं स्टूडेंट कि वैद्युत धारा का जो मान आया है, दैट इज NeAVD, ठीक है। वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, E इज अ इलेक्ट्रॉन चार्ज, A is a cross section area of this particular conductor, इस पर्टिकुलर कंडक्टर का A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहेगा ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है। अब V का मान कैसे निकालोगे, तो V के मान निकालने के लिए फिर से उसी में जाइए और अनुगमन वेग का व्यंजक देखिए। ये धारा का व्यंजक था अनुगमन वेग के साथ संबंध, और यह अनुगमन वेग का व्यंजक क्या था बच्चों, E स्मॉल e कैपिटल E और टाउ डिवाइडेड बाई L। मैं बता देता हूं आपको, चिंता ना करें। वेयर E इज अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। क्या रिलैक्सेशन टाइम है, जब भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा सीधा से ऐसा नहीं चलता, जिगजैग चलता है, जिगजैग ऐसा चलता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र के कारण ये गति करता है, और गति करते करते किसी इलेक्ट्रॉन से आकर के टकरा जाता है, इस इलेक्ट्रॉन से, और ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, इससे टकरा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच टकराने के पूर्व, मतलब टकराने में जितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज अ रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल, विश्रांति काल। और विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण इलेक्ट्रॉनों के वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना चीज समझ में आ गया है ना? देख लो भाई प्रीवियस, और नहीं देखे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको मैं समझा दिया अच्छे से। अब देखो क्या है इसमें, मैं एक चीज और लिखा था, इसी को हम लोग एक और लिख सकते हैं, सॉरी, दैट इज द M, वेयर M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस E के प्लेस पे मैं कल बताया था बच्चों, E दैट इज इक्वल टू होता है V/L। प्लीज यार जाकर के देख लीजिएगा, अभी तक आप नहीं देखे होंगे तो VD इज इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, EV टाउ डिवाइड बाय ML। अब यहां से V का वैल्यू निकालिए, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों MLVD डिवाइडेड बाई E टाउ, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को, इस दोनों वैल्यूज को आप यहां पे रख दीजिए, इक्वेशन 1 दे दे और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दे, 2 से तो रख दो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा भाई, बोल दो जल्दी से। R दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का V का वैल्यू रख देंगे MLVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई E टाउ,
और आई का वैल्यू बोल दीजिए, आई का वैल्यू मेरा दे रखा है NeAVD, ठीक है। नीचे में कुछ नहीं, मींस दैट 1, इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, पलट दीजिए, क्या हो जाएगा बोल दीजिए, MLVD डिवाइडेड बाई ई टाउ मल्टीप्लाई 1 अपॉन NeVD। हो गया, हो गया, इतना समझ में आ गया। चलो इधर मिटा देता हूं मैं यार, क्या मतलब है इसका। देखिए क्या क्या कट रहा है, VD से VD कट जाएगा तो बचेगा क्या, R इज इक्वल टू बच्चों, R इज इक्वल टू ML डिवाइडेड बाई, ML ऊपर में बच गया, डिवाइडेड बाई क्या है, E स्क्वायर हो जाएगा, NE स्क्वायर टाउ, बस और क्या बच गया, VD तो कट चुका है, तो दैट इज अ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू केवल V बाई आई नहीं होगा, अब ये भी होगा। अगर आप 10वीं के बच्चे को पूछोगे तो सिर्फ ये बताएगा, लेकिन आपको ये बताना है। समझ में आ गया, क्योंकि धारा देख लीजिए, अब धारा का वैल्यू ये है, ठीक है। तो इस प्रकार ये चेंज हो जाता है बच्चों। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि धारा जो है, हमारा प्रतिरोध जो है, वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो देख लीजिए यार, किन किन चीजों पर निर्भर करता है, आता है प्रश्न, ठीक है, कि धारा का जो है प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। M इज अ कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो कांस्टेंट रहता है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये भी कांस्टेंट रहता है। तो डिपेंड किस पर करेगा, लंबाई, चालक तार की लंबाई, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कांस्टेंट नहीं रहता है, नहीं रहता है, ताप बढ़ाने से ये बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने से बढ़ जाता है। एंड विश्रांति काल, विश्रांति काल, ज्यादा यदि आप वैद्युत क्षेत्र लगाओगे तो टक्कर जल्दी होगी, तो टक्कर जल्दी होगी तो विश्रांति काल का मान कम होगा है ना भाई। और अगर आप कम वोल्टेज लगाओगे तो आपका लेट से टकराएगा, उसका मोशन कम हो जाएगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी, जिसके कारण आपका जो है विश्रांति काल का मान बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा जो प्रतिरोध है वो 3 कारकों पर मोस्टली डिपेंड करता है, चालक तार की लंबाई पर, ठीक है। चालक तार की लंबाई बढ़ने के साथ साथ हमारा जो है, एक चीज फिर भी छूट रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है बार बार यार, दैट इज A, वेयर A, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं यार, A छूट रहा है। यहां क्या आ जाएगा बच्चों, A और आ जाएगा। अब 4 कारकों पर निर्भर करेगा, लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बोल दीजिए क्या होगा, बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ने के साथ प्रतिरोध कम होगा। टाउ और N, ये 2 भी मोस्ट कारक है, ठीक है। तो इतना चीज समझ में आ गया, उनको समझा दिया ना मैं आपको, अभी और समझाऊंगा इस चीज को। अब देखते हैं इसके बाद प्यारे बच्चों प्रतिरोध के प्रकार। वैसे ढेर सारे टाइप का प्रतिरोध है, लेकिन हम देखेंगे अभी ओम के तरीके से, ठीक है। ओम के तरीके से क्या होता है देखिएगा। फर्स्ट होता है ओमीय प्रतिरोध, क्या होता है बोल दीजिए, ओमीय प्रतिरोध। तो ओमीय प्रतिरोध कौन है भैया, ओमीय प्रतिरोध वे उन प्रतिरोधों को कहते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। किसका नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, मतलब ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, दे फॉलोज ओम्स लॉ करते हैं। मतलब इसमें आप कभी भी यदि धारा और आपका वोल्टेज के मध्य यदि आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हमेशा ये स्लोप और स्ट्रेट प्राप्त होगा। समझ में आ गया, तब वो क्या कर रहा है, ओम के नियम का पालन कर रहा है। जस्ट लाइक एग्जांपल आपका कॉपर तार, कॉपर चालक, सिल्वर चालक, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ओमीय प्रतिरोध। सेकंड टर्म आता है स्टूडेंट इसका अनोमीय प्रतिरोध। तो ये क्या होते हैं, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब ओम के नियम का पालन नहीं करने का मतलब है कि आप जब वोल्टेज और धारा के मध्य ग्राफ खींचते हो तो हो सकता है आपको कर्व मिले, ऐसा वक्र मिले, ठीक है, ऐसा वक्र मिल जाए आपको, या ऐसा हो सकता है ऐसा ना मिल करके आपको कुछ ऐसा मिल जाए। नहीं मिलता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, आप इसमें हंसने वाली बात नहीं है, आप हंस रहे होंगे तो ठीक है ना ऐसा भी मिलता है बच्चों। जैसे बल्ब आप लोग देखते हैं, बल्ब भी एक प्रतिरोध है। अरे भैया बल्ब प्रतिरोध है, पंखा, फ्रिज, कूलर, एवरीथिंग दे आर इन पाथ ऑफ करेंट,
वो सबके सब प्रतिरोध है, हम खुद प्रतिरोध हैं, ठीक है। नहीं तो जाकर के छू देना करंट को, कुछ टाइम तक जिंदा रहोगे क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो करंट को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन नहीं रोक पाता यार, क्योंकि अर्थ में जाना चाहता है, ठीक है। मैं बताऊंगा इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी सुनते जाइएगा। तो अनोमी प्रतिरोध का जो एग्जाम्पल हो जाता है स्टूडेंट, बल्ब हो जाता है। देखे होंगे आप कभी वोल्टेज कम ज्यादा, ठीक है, ठीक है ना, बल्ब है, ठीक है, और आपका ट्रांजिस्टर है और बहुत सारा है यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड टाइम्स आता है आपका गत्यात्मक प्रतिरोध। क्या आता है बच्चों? गत्यात्मक प्रतिरोध। ये क्या हो जाता है सर? कुछ नहीं होता है, ये वही है गत्यात्मक प्रतिरोध, इसमें कोई डिफरेंट नहीं। गत्यात्मक प्रतिरोध सीधा इसको देख लीजिएगा, ये कर देते हैं डेल। अगर आर का वैल्यू निकालेंगे तो हम सबको पता है आई आर होता है, तो आर का वैल्यू हो जाएगा डेल वी डिवाइड बाई डेल आई। मतलब ये जो है हमारा परिवर्तनशील रहता है, दैट इज अ गत्यात्मक प्रतिरोध। इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ये नहीं आता है, ठीक है। तो ओमी और अनोमी को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा एग्जाम्पल के सहित। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं यार, आप लोग को फिर लगेगा कि इसको तो हम लोग पढ़ लिए हैं सर, नहीं पढ़े हो। जरूर, मैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया हूं आपको, जहां हम लोग ने सेल बैटरीज पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, वहां मैं सब चीज को पढ़ा चुका हूं। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, और वही डिफरेंट आपका 2 मार्क्स x मार्क्स काट सकता है। इसलिए सुनो, पढ़ो, देखो, ठीक है। क्या है बच्चों, देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या आ गया? प्रतिरोध हमने निकाल लिया, R इज इक्वल टू वी बाई आई। और अब भी हमने क्या निकाल रखा था भाई? जो भी निकाल रखा था, फिर से निकाल दे क्या? निकाल दीजिए सर। तो R इज इक्वल टू वी का वैल्यू क्या आया था, बोल दीजिए फट से। यहां I का वैल्यू NeAVD, ठीक है, NeAVD, और V का वैल्यू आया था प्यारे बच्चों हमारा E, अरे ये देख लो भाई, क्या चीज, VD दैट इज इक्वल टू EV डिवाइडेड बाई ML टाउ। यही था कि नहीं था? तो इस वैल्यू को अगर मैं V का वैल्यू निकालता हूं तो ML VD डिवाइडेड बाई E टाउ हो जाएगा, होगा। इस वैल्यू को रख दीजिए, क्योंकि इसको हमारा यूज करना है, अभी बहुत ज्यादा यूज है इन सबका, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे ना। ML VD डिवाइडेड बाई E टाउ, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जा रहा है, बोल दीजिए फट से। VD से VD कैंसल आउट हो गया, ML डिवाइडेड बाई हमारा हो जाता है प्यारे बच्चों NE स्क्वायर A टाउ। यही था, ठीक है। मुझे भी कहाँ याद रहेगा यार, इतना बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है। हमेशा कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है, लेकिन तरीका याद है ना भाई, आपको भी होना चाहिए ऐसा। अब ये तो रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है? चालकत्व, ठीक है। धैर्य रखना, एकदम सेम नहीं है। अगर केमिस्ट्री में पढ़ा दिया हूं तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि सेम केमिस्ट्री जैसा, नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है और आपका 1-2 नंबर ले जाता है, खत्म। तो क्या बता दिया मैं? चालकत्व, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को या तो C से रिप्रेजेंट करते हैं या तो G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो G इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/R। तो इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा, पूरा वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे, तो NE स्क्वायर A टाउ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ML। तो कंडक्टेंस किस किस चीज पर निर्भर करता है, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पार्टी आती है वो दैट इज अ विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो सबको पता है यार, सबको पता है, हम सब जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है दैट इज प्रोपोर्शनल होता है L बाई A। अगर हम चालक को देखें तो चालक के 2 चीजों पर हमारा जो प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है। ये देख लीजिए, R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अगर उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के पर वो देखें तो उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख लो ना, वहां पे है कि नहीं है? ये तो आंतरिक गुण है, ये तो बाह्य गुण है, उसके भौतिक गुणों पर डिपेंड कर रहा है चालक के। तो ये होता है R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो R को जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो रो लग जाता है और L बाई A आ जाता है।
होता है कि नहीं बच्चों। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो रो बराबर हमारा हो जाता है, रो इज इक्वल टू हो जाता है आर ए डिवाइड बाई एल, और इसी रो को हम लोग क्या बोल देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कह देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। अब उस वैल्यू को रख दीजिए, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू देखिए क्या दे रखा मुझे, एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाई एल। क्या क्या कट जा रहा है, ए से ए कट जा रहा है, एल से एल कट जा रहा है, मीन्स दैट कि हमारा रो जो है वो डिपेंड कर रहा है एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ पर। देख लो भैया, देख लो भैया, देख लो भैया, क्या देख लो कि टाउ हमारा रो जो है, विशिष्ट प्रतिरोध जो है, वो क्षेत्रफल और लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी चालक तार की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि प्रतिरोध डिपेंड करता है। समझे कि नहीं समझे, समझे। तो ये सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, एम इज अ कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, तो सिर्फ दो चीज पर डिपेंड करता है, एन एंड टाउ। और अभी मैं पूछूंगा आपको, पूछूंगा मिश्र धातु, ठीक है, धातु, मिश्र धातु और अर्धचालक, धात्विक चालक, मिश्र धातु और अर्धचालक, तीनों में सबसे ज्यादा कंडक्ट किसका होता है, चालकत्व, किसका प्रतिरोध होता है, तब इस चीज का हमको यूज करना है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, फॉर अ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसका यूज करना है आपको। तो क्या बता दिया मैं, विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों दो चीजों पर निर्भर करता है मोस्टली, रो इज अनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n एंड रो इज अनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/τ। याद रखिएगा ये दो चीजें। ओके स्टूडेंट, अब देखिए भाई यहीं पे थोड़ा और देख लेते हैं, क्या चीज देख लेते हैं, ये देखिए विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट चालकत्व क्या हो जाता है, तो सबको पता है विशिष्ट चालकत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और विशिष्ट चालकत्व जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इनवर्स इन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो सिग्मा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके उल्टा कर दीजिए इसको, तो एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। हो गया। अब एक छोटा सा डेरिवेशन निकालना है, क्या चीज डेरिवेशन, ये है कि विशिष्ट चालकत्व और धारा घनत्व के मध्य संबंध। क्या चीज है बच्चों, विशिष्ट चालकत्व और धारा घनत्व के मध्य संबंध, विशिष्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस और करंट डेंसिटी के मध्य संबंध, ठीक है, रिलेशन। तो क्या चीज है ये देखिए, इसको निकालने के लिए ना आपको क्या लेना है, यहां से प्रारंभ करिएगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये हो जाता है बच्चों, रो इज इक्वल टू हमारा हो जाता है आर ए डिवाइडेड बाई एल। होता है कि नहीं होता है, यहां तक समझ में आ गया सर। ओके, वी नो दैट व्हाट आर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं V डिवाइड बाई आई ए डिवाइड बाई एल। क्या लिख दिए सर, कुछ नहीं लिखा हूं यार, R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, ओम के नियम से, फ्रॉम ओम्स लॉ। अब देखो क्या लिख रहा हूं मैं, रो इज इक्वल टू V A डिवाइडेड बाई आई एल, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब देखो बच्चों, मुझे किसमें किसमें संबंध स्थापित करना है, धारा घनत्व, किसमें, धारा घनत्व और विशिष्ट चालकत्व। तो विशिष्ट चालकत्व क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, एंड धारा घनत्व क्या है भाई, J, कल ही बताया हूं मैं, J दैट इज इक्वल टू प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा। अब देखो क्या क्या होने वाला है, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा मैं इसको लिख सकता हूं V डिवाइड बाई आई, एंड V डिवाइड बाई, तो I तो पहले से ही है, V डिवाइड बाई आई के जगह में तो हम लोग ये लिख दिए हैं, क्या लिखना है देखिएगा, V डिवाइड बाई एल, क्या लिख दिए, V डिवाइड बाई एल डिवाइडेड बाई क्या बच्चों, I या A डिवाइड बाई आई। कैसे हो रहा है ये देखो, इसको आप पलट दीजिए, तो V डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई आई डिवाइडेड बाई, नहीं मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आई डिवाइड बाई ए, ये देखो I डिवाइडेड बाई ए, इसको जब मैं पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा,
ए डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा। ये देखो ना जी, v डिवाइड बाई एल, और उसके बाद ये पलट दीजिएगा तो a डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये देखो ये सब चीज क्या चीज है, ये सब क्या है, ये देखिए रो इज इक्वल टू वी बाई एल, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कल के क्लास में, वी बाई एल इज इक्वल टू ई एन डिवाइडेड बाई आई बाई ए। तो जब आई बाई ए का वैल्यू क्या चीज हमको दे रखा है, जे दे रखा है, वेयर जे इज धारा घनत्व। तो अब इसको क्या करिए, इधर लेके आइएगा, तो जे ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ई, हो गया। इसको इधर लेके जाओ बच्चों, तो जे रो दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई, रो को इधर लेके आ जाऊंगा तो ई आ जाएगा, और 1/, रो इज इक्वल टू होता है 1/, रो इज इक्वल टू होता है, देख लीजिए कहां है, 1/, रो इज इक्वल टू सिग्मा, तो ये जाएगा सिग्मा ई। ओके, समझ में आ गया। तो ये है दोनों के बीच रिलेशन, देख लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, छोटा सा पार्ट बचा है, छोटा सा, लेकिन वो बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको करा देता हूं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 ओम प्रतिरोध के तार को, क्या दे रखा है बच्चों, 5 ओम, आप लोग लिख लीजिएगा, 5 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, नया प्रतिरोध क्या होगा। एक आपका प्रतिरोध है बच्चों, चालक है, ठीक है, सपोज करते हैं इसकी लंबाई L1 है, सपोज करते हैं इसकी लंबाई L1 है, और R1 इसका प्रतिरोध दे रखा है मुझे 5 ओम। अब इसी को खींचकर, और मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर मैं सीधा डायरेक्ट बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन लिख लो, लिखना है जिसको, तो बढ़िया प्रश्न है, ऐसी क्वेश्चन आता है यहां से, 5 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है, नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, खींच के लंबा कर दे रहा हूं, खींच के लंबा कर दे रहा हूं। ठीक है, इसकी लंबाई को क्या कर दिया मैंने, दुगना। तो माना कि इसकी लंबाई L2 है, तो L2 है बच्चों, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2L1 हो जाएगी, प्रारंभ से दुगना, और माना इसकी लंबाई क्या हो गई, L2 हो गई तब, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, A2, सपोज करो A2, क्योंकि बदल जाएगा जब आप तार को खींचोगे, तो लंबाई जब बढ़ेगी तो उसका मोटाई कम होगा कि नहीं होगा, तो सपोज करो A2 हो गई, और इसका जो है हमको रेजिस्टेंस R2 फाइंड करना है। तो मान लीजिएगा ऐसे लिख देना, माना कि R1 है, L1 है, A1 है पहले प्रारंभ में, ठीक है, और खींचने के पश्चात उसकी लंबाई L2, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 और प्रतिरोध R2 हो जाता है। अतः जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने कक्षा 10वीं पढ़ा होगा सबके सब, जहां पे हम लोग गोला, स्फीयर, ठीक है, आपका बेलन, सिलेंडर, शंकु वगैरह पढ़ते थे, तो जब भी ऐसा बोला जाता था कि एक बड़े गोले को ढेर सारे छोटे छोटे गोलों में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो कुछ निकालने के लिए बोलता था जिसकी उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो भाई उसमें क्या होता था, हम एक गोले को बहुत सारे गोलों में बदल रहे हैं, मतलब उसका कांस्टेंट क्या चीज था, आयतन, उसका वॉल्यूम जो है वो कंजर्व था। ठीक है, वो उसी प्रकार इसका भी वॉल्यूम क्या है, कंजर्व है, संरक्षित है, क्योंकि हम इसी को खींच दिए हैं, तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, इसकी त्रिज्या बदल जाएगी, त्रिज्या बदली तो एरिया बदल गया, लंबाई बदल गया, रेजिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और यहीं से आप कॉमन एकदम इधर से दिमाग लगाओ, इधर से क्या, आर, मैं भी बताया हूं आपको, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, मतलब लंबाई बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसकी डेफिनेटली इसका जो मान आएगा वो 5 से ज्यादा आना चाहिए। ये एक जो है आप दिमाग लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, माना कि आप लोग लिखते रहिए। अतः तार को खींचने के पूर्व व बाद आयतन संरक्षित रहेगा। क्या रहेगा, आयतन संरक्षित रहेगा। तो आयतन संरक्षित रहेगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा A1 L1 दैट इज इक्वल टू A2 L2। भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या चीज है कि आयतन क्या है, क्षेत्रफल गुणित लंबाई या क्षेत्रफल गुणित चौड़ाई, या लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल लीजिए A2 डिवाइडेड बाई A1, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो A2 डिवाइडेड बाई A1 दैट इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। L को इधर ले आइए, A को उधर ले जाइए, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेशन नंबर 1, जहां हमको एरिया और लेंथ में रिलेशन मिल गया। अब बच्चों क्या चीज, इधर देखिए, R1
अब भी आ जाएगा R1 इज इक्वल टू रो L1 डिवाइडेड बाई A1। समझ में आया? मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा प्रतिरोध का किस पर निर्भर करता है, वो है, तो रो तो कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोधकता कांस्टेंट रहती है क्योंकि प्रतिरोधकता लंबाई और एरिया पर डिपेंड नहीं करता, भी जस्ट बताया हूं आपको मैं। तो ये R1 के लिए हो जाएगा और R2 बराबर हो जाएगा रो L2 डिवाइडेड बाई A2। अब आप क्या करिए, R1 डिवाइडेड बाई R2 कर दीजिए। इक्वेशन देना है तो दे दीजिएगा, 2 दे देना और इसको 3 दे देना, 2/3, 2/3। तो 2/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। ये हो जाएगा हमारा रो L1 डिवाइडेड बाई A1 मल्टीप्लाई, इसको पलट दीजिएगा, A2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रो L2। रो से रो कैंसल आउट हो गया और ये हमारा आ गया L1 डिवाइडेड बाई L2 मल्टीप्लाई A2 डिवाइडेड बाई A1। अब रख दीजिए, A2 डिवाइडेड बाई A1 का वैल्यू क्या है, रख देते हैं सर, L1 डिवाइडेड बाई L2 मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू क्या है, A2 डिवाइडेड बाई A1 का वैल्यू है L1 डिवाइडेड बाई L2। तो आया क्या, R1 डिवाइडेड बाई R2 दैट इज इक्वल टू हो गया हमारा L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर। हो गया, वेरी गुड। चूंकि अब देखिए मैं मिटा दूं कुछ को, बिल्कुल मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं। चूंकि L2 इज इक्वल टू 2L1 ये दे रखा है, एंड आपको दिख रही है बच्चों, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख देता हूं। चूंकि L2 डिवाइड इज इक्वल टू 2L1 एंड R1 इज इक्वल टू 5, तो दोनों वैल्यूज को यहां रख दीजिएगा। R1 का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोल दीजिए। R1 का वैल्यू रख दीजिएगा, R1 का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई R2 दैट इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। तो L2 का वैल्यू हमको दे रखा है, तो यह है L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में L2 की जगह में क्या रख देंगे, 2L1 रख देंगे और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर में क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये निकल के आ जाएगा, क्या चीज निकल के आ जाएगा, देखिए 5 डिवाइडेड बाई R2 दैट इज इक्वल टू L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 2 जा 4 L1 स्क्वायर, L1 स्क्वायर से L1 स्क्वायर कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाई R2 दैट इज इक्वल टू 1/4, L1 स्क्वायर से L1 स्क्वायर कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर और इसका इधर, तो R2 दैट इज इक्वल टू जाएगा 4 पंचे 20 ओम। तो नया इसका हमारा क्या हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। मैं आपको बोला ना कि उसकी लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। किसी को नोट करना होगा तो कर सकते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। क्या किसी चीज क्वेश्चन दे रखा है, 15 मीटर लंबे और देख रहे हो बच्चों, देखो क्या चीज दे रखा है, 15 मीटर लंबे, ठीक है, 15 मीटर लंबे, 15 मीटर लंबे और 6.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 मीटर के एक समान परिच्छेद वाले, अर्थात क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है मुझे, A इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। परिच्छेद वाले तार में नागण्य धारा प्रवाहित की जाती है यदि उसका प्रतिरोध 5 ओम हो, R इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है, 5 ओम हो, तो प्रयोग के विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, तो हम सबको पता है ये होता है, और दैट इज इक्वल टू होता है RA डिवाइडेड बाई L, होता है कि नहीं होता है। तो बस इसमें वैल्यू बस तो रखना है, रो इज इक्वल टू R का वैल्यू दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 और डिवाइडेड बाई आपको दे रखा है 15, ठीक है। सॉल्व कर दीजिएगा, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, रो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7। और विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट कैसे निकालते हैं, यही से निकल जाएगा, ये देखो, रो इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा ओम, एरिया है तो मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई लेंथ है तो मीटर, देन कैंसल आउट एंड ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, भाई लगे हाथ, ठीक। एक और दे रखा है मुझे, 2 तार A और B एक ही धातु के बने हैं,
दो तार ए और बी एक ही धातु के बने हैं, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है। दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है, A1 A2, तो A1 A2 दैट इज इक्वल टू A, ये दे रखा है। किंतु लंबाई 2:1 में है। सपोज करते हैं इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है, ठीक है। तो हमको दे रखा है L1 इज टू L2 दैट इज इक्वल टू 2:1 है, 2:1 है, ठीक है। यदि प्रत्येक तार के सिरों पर विभवांतर समान रखा जाए तो उसके बहने वाली धारा का अनुपात क्या होगा? बहने वाली धारा का अनुपात क्या होगा? रेशियो ऑफ करंट निकालना है आपको। कैसे निकालें ये देखिए। हम सबको पता है रो इज इक्वल टू होता है आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो अगर मैं बच्चों इसको पहले के लिए मानूं तो R1 हो जाएगा, है ना, R1 हो जाएगा और A1 हो जाएगा और L1 हो जाएगा, ठीक है, रो 1 के लिए। और रो 2 के लिए क्या हो जाएगा? R2, दूसरे के लिए A2 डिवाइडेड बाई L2। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए आपको यहां से क्या निकालना है, मैं बता रहा हूं, चिंता मत करो। आपको क्या निकालना है? R1 अनुपात R2 निकालना है। तो R1 यहां से निकाल लीजिए पहले। R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो 1 L1 डिवाइडेड बाई रो 1 L1 डिवाइडेड बाई A1, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल दीजिए? R2 निकाल दीजिए। R2 का वैल्यू निकालेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर दो, रो 2 L2 डिवाइडेड बाई A2, ठीक है। अब दोनों को अनुपात निकाल दीजिए, R1 डिवाइडेड बाई R2, मतलब इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या निकल के आ जाएगा बता दीजिए मुझे? रो 1 L1 डिवाइडेड बाई A1 मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा A2 डिवाइडेड बाई रो 2 L2। हो गया। चूंकि बच्चों, चूंकि क्या क्या कॉमन है ये देखो आप, क्या क्या कॉमन है? रो 1 इज इक्वल टू रो 2 एंड A1 इज इक्वल टू A2, क्योंकि हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। तो R1 डिवाइडेड बाई R2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज? रो L1 डिवाइडेड बाई A मल्टीप्लाई A रो L2। तो ये कट गया और ये कट गया, बचा क्या? L1 डिवाइडेड बाई L2। हो गया। तो R1 बाई R2 का वैल्यू क्या आ गया? R1 डिवाइडेड बाई R2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा L1 बाई L2। तो L1 बाई L2 का क्या हो जाएगा? ये देखिए, L1 इज टू L2 का वैल्यू हमको दे रखा है, L1 इज टू L2 का वैल्यू दे रखा है, ये यही है। क्या है ये? L1 डिवाइडेड बाई L2 है। अनुपात का मतलब होता है, ठीक है, ये। तो हमारा ये आ गया 1/2, मतलब R1 इज टू R2 दैट इज इक्वल टू 1:2, ये आ गया। अब देखो बच्चों, क्या हम जानते हैं R1 इज इक्वल टू होता है V1 बाई I1, होता है कि नहीं होता है? ये होता है R1 इज इक्वल टू V1 बाई R1। सॉरी यार, समथिंग इज रॉन्ग हियर। नहीं, सही है, सही है, सही है, ठीक है, ये होता है। और R2 बराबर क्या हो जाएगा? दूसरे के लिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा? V2 डिवाइडेड बाई I2। होगा कि नहीं होगा? दूसरे के लिए मैं शॉर्ट टर्म्स में समझा रहा हूं, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। अब ऊपर का मिटा देते हैं, मिटा देना भाई। चलिए ये देख, ये लीजिए, इधर मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखो क्या होगा? R1 बाई R2 कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए? R1 डिवाइडेड बाई R2। तो ये क्या हो जाएगा? R1 का वैल्यू है V1 I1, और ये जो है बटे में करोगे तो पलट जाएगा और ये चला जाएगा I2 बटे V2। अब चूंकि बच्चों हमको दे रखा है V1 डिवाइड इज इक्वल टू V2 दैट इज इक्वल टू V, यह साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। मैं पढ़ा हूं, आप सुने हो नहीं सुने हो मुझे नहीं पता, कि उनका विभवांतर भी समान रखा जाता है। तो विभवांतर समान रखा जाता है तो R1 डिवाइडेड बाई R2, तो दोनों विभवांतर कट जाएंगे और ये हो जाएगा I2 डिवाइडेड बाई I1। अब R1 बाई R2 का वैल्यू रख दीजिए। R1 बाई R2 का वैल्यू क्या दे रखा था हमें? 1:2, तो 1/2 दैट इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाई I1। तो हमें ज्ञात क्या करना था? उनके धाराओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। लंबाई में अनुपात, किंतु लंबाई 2:1 था, तो धारा का अनुपात ज्ञात करना था। तो धारा का अनुपात यदि I2 अनुपात I1 ज्ञात करोगे तो I2 I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1:2, 1:2। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।